केटीजे इन थर्मो। ओके, तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास में साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि एक इक्विलिब्रियम स्टेट होगी, उस इक्विलिब्रियम स्टेट से वापस उसी पॉइंट पर पहुंचना, यानी जहां से स्टार्ट हुआ प्रोसेस वापस वहीं पहुंचना। तो ये क्या होगा, एक साइकिल होगा, बताऊंगा अभी आपको कैसे। तो उस केस में क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस में डी यू इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। एक साइकिल के लिए डी यू 0 होगा। क्यों? क्योंकि डी यू जो है ये पाथ इंडिपेंडेंट है, यानी ये सिर्फ फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो इनिशियल और फाइनल दोनों एक ही स्टेट है, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या मिलेगा आपको, 0। तो डी यू क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो सिंस इंटरनल एनर्जी since change in internal energy does not depend upon the path, since change does not depend upon the path, but it depends upon the final and initial state। है ना। तो एक पॉइंट तो इसमें ये है। दूसरा पॉइंट एक को लिख लेता हूं। जो हीट हम लोग सप्लाई करते हैं और जो वर्क डन बाय गैस होता है, ये पाथ डिपेंडेंट होते हैं। हीट सप्लाइड to the system and work done by gas are path dependent। ये लिख लीजिए। लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। According to first law of thermodynamics, dq equal to du plus dw, तो du तो 0 हो गया, तो यहाँ हो गया dq इक्वल टू dw। मतलब क्या हुआ इसका, ये समझते हैं कि मान लो जैसे कि ये कोई सिस्टम है और इसको मान लो हमने Q1 हीट सप्लाई किया और Q2 इसने रिजेक्ट कर दिया, और यहाँ मान लो W वर्क हुआ। तो इस केस में क्या होगा, du तो 0 ही है, एक साइकिल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ जो dq है ना, दरअसल ये है Q1 माइनस Q2 इक्वल टू W, जहाँ Q1 क्या है, हीट सप्लाइड to the system
Q2 क्या है? हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, और W क्या है? वर्क डन बाय द गैस, है ना, इन अ साइकिल। लिख लीजिए। लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। तो एटा इक्वल टू होगा वर्क डन बाय अ गैस इन अ साइकिल by heat supplied to the system। मतलब पॉजिटिव हीट अपने को लेना है। मतलब क्या हुआ, अभी जैसे ऊपर जो एग्जांपल लिया उसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो W बाई Q1, अकॉर्डिंग टू above एग्जांपल, W बाई Q1, है ना। तो Q1 क्या है? पॉजिटिव हीट जो हमने दिया है, और जो रिजेक्टेड है वो तो नेगेटिव हीट होगी ना। अभी क्वेश्चन करेंगे तो उससे और क्लियर होगा आपको। तो देखो कैसे। अच्छा, जब भी कोई साइक्लिक प्रोसेस की बात करेंगे तो उसमें कई सारे जो हमने जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जो सीखे हैं ना, वो हो सकते हैं। यानी आप देखोगे कि आइसोथर्मल भी हो सकता है, साथ में एडियाबेटिक भी हो सकता है, साथ में आइसोकोरिक भी हो सकता है, इस तरह से। तो इसका जो कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। देखो कैसे कैसे क्या क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ये सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, और भी हो सकते हैं। जैसे एक पहला एग्जाम्पल है इसमें कि ये V है, ये P है। जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। तो ये A, ये B, फिर B to C, मतलब B to C एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, फिर C to D,
C2D आइसोथर्मल कंप्रेशन है, फिर D2A एडियाबेटिक कंप्रेशन है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। ए से स्टार्ट और ए पे वापस पहुंच गए, ये साइक्लिक प्रोसेस है ना। यानी जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ A to B मान लो क्या हमारे पास में आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, फिर B to C बात करें तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, फिर C to D बात करें तो आइसोथर्मल कंप्रेशन है, फिर D to A अगर बात करें तो एडियाबेटिक कंप्रेशन है, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो देखो आपकी 4 प्रोसेसेस है, इससे मिलके साइक्लिक प्रोसेस बना है। ओके, तो इसको वैसे भी हम लोग कार्नोट इंजन बोलते हैं, उसके बारे में बताएंगे आगे। तो जैसे एक एग्जांपल ही हो गया, लिख लीजिए आप। लिख लिया? हाँ सर। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि पीवी में ही हो, पीटी भी हो सकता है ना, टीपी भी हो सकता है, ये भी है। जैसे मान लो ये ए से बी गए, बी टू सी गए, सी टू डी गए, डी टू ए गए, ये भी साइक्लिक प्रोसेस है। तो ए बी क्या है, यहाँ कौन सा प्रोसेस हो रहा है ए बी में? आइसोकोरिक। बी टू सी में कौन सा प्रोसेस हो रहा? आइसोबारिक। क्या कर दिया? सी टू डी में आप देख रहे हो कि वापस से आइसोकोरिक, और डी टू ए में वापस से देखा जाए तो आइसोबारिक। ठीक है, तो ये कुछ जैसे 2 एग्जांपल मैंने लिया, जैसे क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा आपको। जैसे इसमें एग्जांपल है हमारे पास में, जैसे एग्जांपल 15 करवाता हूं मैं आपको। इसमें कई सारे पॉइंट इसने दिए हुए, तो एक साथ डिस्कस हो जाएगी चीजें। ये अपने आप में कंप्लीट एग्जांपल है। तो जैसे ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो ये ए पॉइंट है, ये बी है, और ये सी है, ये पीवी में है। ये 2 पी नॉट दिया है, यहाँ पी नॉट दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि n moles of diatomic gas undergoes a cyclic process ABCA as shown in figure. Temperature at A is T नॉट, यानी पॉइंट ए जो है यहाँ का अपने को P नॉट, V नॉट और T नॉट दिया हुआ है।
तो बी पॉइंट का भी पहले निकाल लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। तो वॉल्यूम एट सी, एक तो वो बताना है सी पॉइंट का वॉल्यूम क्या होगा, वी सी। मैक्सिमम टेम्परेचर, टोटल हीट गिवन टू गैस, टोटल हीट गिवन टू गैस बताना है, तो कितना हीट हमने दिया है, ठीक है। टोटल हीट गिवन टू गैस बताना। इज हीट रिजेक्टेड बाय द गैस, इफ यस हाउ मच हीट इज रिजेक्टेड, ये बताना है। फाइंड आउट द एफिशिएंसी, तो सबसे पहले तो हम लोग टेम्परेचर फाइंड कर लेते हैं सब जगह का, और इनका वॉल्यूम भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ देखो ए टू बी प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, आइसोकोरिक। अगर आइसोकोरिक है तो आप देख रहे हो कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ए टू बी जो प्रोसेस है वो क्या है, आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक यानी पी वी इक्वल टू एन आर टी, मतलब क्या हुआ कि पी नॉट वी नॉट इक्वल टू एन आर टी नॉट, और वहां का अगर आप देखोगे तो क्या मिल रहा है, टू पी नॉट वी नॉट इक्वल टू एन आर टी बी, यही है, डिवाइड कर देते हैं। तो 1/2 इक्वल टू क्या मिलेगा, टी नॉट बाई टी बी। इसका मतलब वहां का टेम्परेचर हो गया 2T नॉट। यानी बी पॉइंट की अगर आप बात करो तो बी पॉइंट के लिए हमारे पास हो जाएगा 2P नॉट वी नॉट 2T नॉट। अब बात करते हैं सी की। आप यहाँ देखो इसने डॉटेड लाइन दिया, ओरिजिन से पास हो रहा है, यानी C2A जो है ओरिजिन से पास हो रहा, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V वाई, इसका मतलब है, ये लिख लो, फिर आगे का बताता हूँ मैं आपको। ये ऊपर का रफ कर दूं ना, लिख लिया। अब यहाँ देखो C2A की बात कर रहे हैं, तो A का अपने को पता है, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या, देखो मैं बात कर रहा हूँ C2A के लिए, B2C का तो पता ही है ना, क्योंकि ये तो है ना। अभी इसके बारे में बात कर लेते, तो क्या लिखेंगे यहाँ, P इक्वल टू M इंटू वी लिखेंगे ना, ये बात सुन में। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखो तो क्या लिखोगे, P नॉट इक्वल टू एम वी नॉट, यानी M की वैल्यू मिल गई अपने को P नॉट बाई वी नॉट, यानी हमारे पास इक्वेशन आ गई P इक्वल टू P नॉट बाई वी नॉट इंटू वी। अब सी पॉइंट का देखो, आप सी पॉइंट का वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो सी पॉइंट का पर आप देखो 8.C, तो वहां का प्रेशर कितना है, PC 2P नॉट है, रख दो यहाँ, कितना हो गया 2P नॉट इक्वल टू P नॉट बाई वी नॉट इंटू VC। तो VC कितना आ गया हमारे पास में 2V नॉट, इसका मतलब VC मिल गया, है ना, VC मिल गया। अच्छा बी पॉइंट का टेम्परेचर मिलेगा अपने को, तो वहां का वॉल्यूम अपने को मिल गया सी पॉइंट का। तो सी पॉइंट पर आप देखो B2C क्या, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, तो हमें टेम्परेचर भी चाहिए, तो मैक्सिमम टेम्परेचर मालूम है कहाँ का है, मैक्सिमम टेम्परेचर सी का ही है। क्यों है समझते हैं, क्योंकि आइसोथर्म की बात करेंगे ना, तो ये यहाँ से ऐसे जा रहा होगा। मैंने आपको कहा था जैसे जैसे दूर जाते जाओगे तो टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसका मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर किस पॉइंट का हुआ, सी पॉइंट का हुआ ना। ये लॉजिक समझ आया सबको। हाँ सर। तो अब आप यहाँ देखो कि यहाँ का अपने को वॉल्यूम पता है, यहाँ का ये पता है, तो क्या हो जाएगा देखो 8C की बात कर रहे हैं हम लोग, 8.C। तो यहाँ का प्रेशर कितना है 2P नॉट, यहाँ का वॉल्यूम कितना है 2V नॉट इक्वल टू NRTC। आप इस इक्वेशन से देखो, किस इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से देखो कितना हो गया 4 NRT नॉट इक्वल टू NRTC, यानी TC कितना मिल रहा है अपने को 4T नॉट। इसका मतलब है सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसी का ही है 4T नॉट है, और वॉल्यूम कितना सी पॉइंट का 2V नॉट है।
लिख लो ये सब पहले। लिख लिया सर? 1 मिनट। वॉल्यूम मिल गया, टेम्परेचर मिल गया। अब बात करते हैं टोटल हीट गिवन टू गैस। हाँ सर, लिख लिया। अब यहाँ देखो, हमें यहाँ का टेम्परेचर ये सब पता है, यानी सी पॉइंट का भी लिख लेता हूँ मैं। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएंगे, 2P0 2V0 4T0, है ना, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। ये हटा देता हूँ मैं। अब इसने कहा हीट गिवन टू, यानी हीट गिवन मतलब कौन सा, जो वर्क होगा। तो Q1 दिया, Q2 रिजेक्ट हुआ, तो Q1 माइनस Q2 W हुआ ना, यानी DU तो 0 हो जाएगा। तो इसका जो थर्ड पार्ट है, यानी DQ इक्वल टू DW, यानी Q इक्वल टू W। तो इस केस में W क्या हो जाएगा, इसका एरिया यानी हाफ, डिफरेंस कितना है P0, और इसका बेस यानी कितना है ये भी V0, यानी इतना वर्क हुआ। तो यानी इतना वर्क हुआ, तो ये हीट भी हो गया। तो यही आंसर हो गया, जो टोटल वर्क हुआ, क्योंकि दिया तो इतना ही, बाकी तो रिजेक्ट हो गया होगा। क्लियर है यहाँ तक? ये वही हो गया कि Q1 दिया और Q2 बाहर चला गया, तो Q1 माइनस Q2 इतना वर्क हुआ, तो सिस्टम को कितना दिया हमने, Q1 माइनस Q2। ये पॉइंट क्लियर है पहले? हाँ सर। फिर आगे कह रहा है इज हीट रिजेक्टेड बाय द गैस, वो भी अभी देखेंगे हम लोग। इफ यस हाउ मच हीट इज रिजेक्टेड। तो देखो टोटल वर्क तो हमारे पास ही आ ही गया, है ना। अब A to B में देखते हैं क्या क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अभी आपको कई सारी चीजें देखो पता चलेगी। तो मैं यहीं ऊपर से लिख रहा हूँ, यहाँ ये ऊपर का रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ देखो A to B के लिए बात करते हैं पहले। A to B में आप देखो DW ये तो 0 ही है, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है। लेकिन जो यहाँ QAB इक्वल टू क्या होगा, यहाँ DU होगा कि नहीं होगा। तो DU मतलब कौन सी गैस है, डायटोमिक है। तो DU मतलब N5R/2, और यहाँ टेम्परेचर क्या है, तो 2T0 माइनस T0, यानी हो गया 5/2 NR/T0 या 5/2 P0V0। ये हमारे पास में QAB जो कि पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये हीट सप्लाई हुआ, यानी ये पॉजिटिव है, यानी एक तरह से Q1 हो गया। नेक्स्ट B2C के लिए बात करते हैं। तो ये भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि B2C कौन सा प्रोसेस है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो आप, है ना। इसको डायरेक्ट लिखोगे तो क्या मिलेगा, ये NCPDT ना, यानी NCP का मतलब कितना, तो 7
r by 2 dt, यानी 4 t नॉट माइनस 2 t नॉट, यानी कितना हो गया, यानी 7 n r t नॉट, ये हो गया क्यू बी सी इक्वल टू 7 p नॉट v नॉट। अब बात करते हैं C2A के लिए, है ना। तो C2A के लिए वैसे तो आगे मैं, ये एक तरह से पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है ना, क्योंकि इसमें P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V आ रहा है ना, तो बताएंगे आगे। लेकिन अभी यहाँ कैसे करेंगे, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए कि हीट रिजेक्टेड क्या है ना, तो देखो कैसे करेंगे, वो यहाँ से करेंगे। Q CA इक्वल टू DU प्लस DW, ऐसा कर सकते हैं। तो DU मतलब क्या हुआ यहाँ N, क्योंकि डायटोमिक है तो 5R/2 फाइनल टेम्परेचर, जो कि इसका लिखेंगे तो T नॉट माइनस 4 T नॉट प्लस इसका वर्क की बात करेंगे तो वर्क क्या होगा, ये वाला वर्क काउंट करेंगे ना, इसमें कौन सा वर्क होगा इस केस में, ये वाला वर्क होगा ना पूरा, लेकिन नेगेटिव होगा क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। तो ये क्या बन रहा है हमारे पास में, ट्रेपेजियम है, इसका एरिया लिखो, है ना, तो ये माइनस के साथ लिखेंगे इसका एरिया, क्योंकि नेगेटिव आना ही चाहिए क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है यहाँ। तो ये हो जाएगा 1/2 पी नॉट प्लस 2 पी नॉट इंटू डिफरेंस, डिफरेंस कितने का आ रहा है वी नॉट का, तो यहाँ से आप देखोगे कि आ गया -3 यानी 15, तो 15 एन आर बाई 2 टी नॉट माइनस, ये हो गया हमारे पास में 3/2 पी नॉट वी नॉट, तो एन आर टी नॉट यानी हो गया हमारे पास -15 पी नॉट वी नॉट बाई 2 -3/2 पी नॉट वी नॉट 18, यानी कितना हो गया -9 पी नॉट वी नॉट। ये देखो माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये हीट रिजेक्टेड है, और ये दोनों ऊपर देखो आप दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव आने का मतलब ये हीट हमने सिस्टम को दिया है। समझ में आया कैसे पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, तो नेगेटिव हीट ये रिजेक्ट हो रही है। अब आप यहीं से देखो टोटल हीट कितना आ रहा है, देखो 5/2 पी नॉट वी नॉट प्लस 7 पी नॉट पी नॉट, दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है, और उसमें से क्या देखो कितना आ रहा है 2.5 मतलब 9.5, 9.5 में से देखो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना आप लोग, कितना आ रहा 0.5 पी नॉट, वही तो वर्क आ रहा, देखो वही तो किया हमने। यानी इस केस में जो Q1 की बात करेंगे, Q1 क्या है, QAB प्लस QBC है, और जो Q2 में ले रहा हूँ वो क्या है, दरअसल वो 9 पी नॉट पी नॉट है, लेकिन वो अपने आप में माइनस आ रहा है। क्लियर है, लॉजिक समझ में आ रहा है। तो जहां भी नेगेटिव आएगा, इसलिए मैंने वहां लिखा है पॉजिटिव हीट, यानी फाइनली जो पॉजिटिव आएगा उसको एक्सेप्ट करेंगे एफिशिएंसी के लिए, ये लिख लो पहले। भाई पॉइंट समझ में आ रहा मैंने क्या कहा, हेलो, हाँ सर। मेरी आवाज नहीं आ रही है, हाँ। आंसर रिजेक्टेड, इसने कहा इज हीट रिजेक्टेड बाय द गैस, यस, कितना है 9 पी नॉट वी नॉट, इतना रिजेक्ट हुआ।
यानी वर्क अगर उसने कहा कि कितना हीट गिवन है, तो देखो टोटल हीट गिवन जो है ना वो कितना हो जाएगा। अगर मैं Q1 की बात करूं तो Q1 क्या लिखोगे आप, QAB प्लस QBC, और वो कितना आ रहा है 2.5 P0 V0 प्लस 7 P0 V0, यानी 9.5 P0 V0, ये Q1 है। और ये Q2 मतलब मॉड ऑफ 9 P0 V0, यानी Q1 माइनस Q2, ये W है जो कि कितना आ रहा है देखो 0.5 P0 V0 या P0 V0 बाई 2, यही तो आ रहा। लिख लिया। हाँ सर। अब बात करते हैं जैसे एफिशिएंसी की। तो टोटल वर्क तो ये आ गया हमारे पास में P0 V0 बाई 2, तो टोटल वर्क तो ये लिखेंगे हम लोग। तो एफिशिएंसी क्या होगी W बाई Q1 ना, यानी W कितना है, तो P0 V0 बाई 2 बाई Q1 कितना आया, तो Q1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कितना हो जाएगा 9.5 P0 V0, यानी ये हो गया 1 बाई 19, ये आंसर आना चाहिए। अगर परसेंटेज में बात करेंगे तो 1 बाई 19 इंटू 100, ये आंसर आना चाहिए। मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में परसेंटेज में आ गया 100 बाई 19%। तो वो जो एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला वो क्लियर है सबको। हाँ सर। हाँ सर। तो इस तरह से करेंगे। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया। लिख लिया। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में पॉलीट्रोपिक प्रोसेस।
पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में का मतलब है कि जो प्रोसेस इक्वेशन होगी यहाँ वो होगी पी वी रेज टू एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी रेज टू एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, इसमें वर्क भी हम लोग देख सकते हैं क्या होगा। तो इसका अगर मैं बात करूं, वर्क डन बाय गैस, तो ये इक्वल टू क्या हमारे पास है, स्मॉल के मान लो, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी, तो ये हो जाएगा के बाई वी टू पावर एक्स, है ना, ये हो गया डी वी। इसको इंडिकेट करेंगे वी इनिशियल टू वी फाइनल, तो ये इसमें हो जाएगा हमारे पास, तो वी टू पावर माइनस एक्स प्लस वन बाई माइनस एक्स प्लस वन वी इनिशियल टू वी फाइनल। तो W इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में K। वैसे तो इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको एडियाबेटिक में बता ही रखा था, है ना, वहाँ पी वी रेज टू गामा था। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा है। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास में P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल बाई माइनस एक्स प्लस वन, या एन आर टी फाइनल माइनस एन आर टी इनिशियल डिवाइडेड बाई माइनस एक्स प्लस वन। तो W इक्वल टू हो गया एन आर डी टी बाई माइनस एक्स प्लस वन। ओके, ये हमारे पास में W आ गया, इसको लिख लो पहले। लिख लिया क्या? हाँ सर। ये क्लियर है? अब यहाँ देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हमारा, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस। तो आप यहाँ देखो, डी सिंस डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू को क्या लिखोगे आप, एन सी डी टी। डी यू को क्या लिखोगे, एन सी वी डी टी।
प्लस इसको क्या लिखोगे, एन आर डी टी डिवाइड बाय माइनस एक्स प्लस वन ना। तो देखो सी इक्वल टू क्या मिल गया अपने को, सी वी प्लस आर बाई माइनस एक्स प्लस वन। तो ये इक्वेशन याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है, इसको कई जगह में यूज़ करूँगा क्वेश्चन करने के लिए। और अभी जितने भी प्रोसेस हमने सीखे हैं ना वो इस इक्वेशन से समझते हैं, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक सारे। ठीक है, ये लिख लो। लिख लिया? हाँ अच्छा, इसी चीज में देखो आप, C इक्वल टू सी को, C इक्वल टू सी वी, सी वी को क्या लिख सकते हो आप, R बाई गाँव माइनस वन प्लस R बाई माइनस एक्स प्लस वन, ऐसा लिख सकते हो, है ना। अब यहाँ देखो, मालूम है C नेगेटिव भी हो सकता है, यानी C की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखो C नेगेटिव हो सकता है, C पॉजिटिव हो सकता है, C जीरो भी हो सकता है। अब आप कहेंगे सर C जीरो किसके लिए होगा, C जीरो किसके लिए होगा, एडियाबेटिक के लिए। C इनफाइनाइट भी होता है, किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए, है ना। और C नेगेटिव भी हो सकता है, C पॉजिटिव भी हो सकता है, सब हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो मोलार हीट कैपेसिटी of a process, of a thermodynamic process, of a thermodynamic process may be zero or infinite or negative और पॉजिटिव, ये सब हो सकता है, वो डिपेंड करेगा इस क्वांटिटी पर, है ना। अब यहाँ एक एक करके देखो, बताता हूँ मैं आपको। अगर मैं कहता हूँ कि x इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो C इक्वल टू सी वी प्लस आर ना, ये क्या हो गया अल्टीमेटली सी पी ना। तो x इक्वल टू जीरो पर देखो प्रोसेस क्या हो रहा है, P इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही तो आ रहा है। यानी अगर मैं यहाँ ग्राफ बनाऊं, ये V और ये P,
ये प्रोसेस है, यानी ये हो गया x इक्वल टू 0 के लिए, है ना। क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट है। अगर मैं कहता हूँ x इक्वल टू 1, तो आप यहाँ देखो c क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। x इक्वल टू 1 इनफाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये प्रोसेस कौन सा है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ। तो आइसोथर्मल, ये v इनिशियल है, ये v फाइनल है, यानी प्रोसेस कौन सा हुआ, देखो यहाँ आइसोथर्मल। ये किसके करस्पॉन्डिंग है, x इक्वल टू 1 के। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास में देखो कि अगर मैं कहता हूँ कि x इक्वल टू 0 हो गया, अगर मैं कहता हूँ x इक्वल टू अगर गामा है, तो x इक्वल टू गामा के लिए अगर आप जाते हो तो ये वैल्यू क्या मिल रही है, देखो c इक्वल टू 0 मिल रही है आपको, c इक्वल टू 0 मिल रही है। इसका मतलब कौन सा प्रोसेस हुआ, यानी ये हुआ एडियाबेटिक प्रोसेस। अब गामा 1 से तो बड़ा होता है, इसका मतलब हुआ कि 1 बढ़, यानी देखो 0 के बाद 1 आया तो ये वैल्यू बढ़ेगी। तो मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, यहाँ देखो ये जो प्रोसेस है ना, ये गामा के लिए ले रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ देखो ये प्रोसेस गामा, यानी ये होगा मोनो एटॉमिक के लिए, क्योंकि यहाँ गामा की वैल्यू क्या है मोनो एटॉमिक के लिए, 5/3 है ना। इसके लिए गामा की वैल्यू क्या होगी, वो हो जाएगी 7/5, है ना। गामा की वैल्यू यहाँ ये होगी। और इसके लिए अगर हम कहें तो गामा की वैल्यू क्या होगी, 4/3। इसका मतलब ये मोनो एटॉमिक के लिए ग्राफ मिलेगा, डायटोमिक के लिए मिलेगा, और पॉली के लिए ये मिलेगा। लॉजिक समझ मारा सबको। हाँ सर। हाँ सर। ये लिख लो पहले। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर x की वैल्यू मैं इन्फिनिटी लेता हूँ, है ना, अगर x की वैल्यू मैं इनफाइनाइट लेता हूँ, तो आप देख रहे हो c इक्वल टू सी भी मिलेगा, यानी प्रोसेस कौन सा हो गया है, प्रोसेस हो गया आइसोकोरिक, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया आइसोकोरिक, यानी उसके लिए ये होगा, यानी यहाँ x टेंस टू इन्फिनिटी है। तो आप देख रहे हो जीरो से, देखो अब जीरो के बाद x 0 के बाद 1 आया, फिर x की वैल्यू देखो इंक्रीज करती जा रही है, ऐसे ग्राफ बनता चला जाएगा। यानी इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 5 लेता, यानी PV⁵ या PV⁵2 भी लेता मैं, तो उसका ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ होगा। ये किसके करस्पॉन्डिंग है, ये x इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ हुआ, ऐसे बढ़ती जा रही वैल्यू। इसका ध्यान रखिएगा, जब ग्राफ अगर आए इस तरह कंपैरिजन अगर पूछे, एक में दे दिया उसने, मान लो ग्राफ में दे दिया कि PV⁵2, एक में दे दिया PV⁵3, अब उसमें कंपैरिजन पूछ रहा सेम वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए किसमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो जिसमें x की वैल्यू ज्यादा है उसमें कम वर्क करना पड़ेगा गैस को, है ना। यानी इसका मतलब सेम वॉल्यूम एक्सपेंशन में आइसोबारिक में गैस को सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा।
लिख लिया भाई? हाँ सर। एक नोट लिखिए यहाँ, यानी रियल गैस की अगर कभी बात की जाए कि रियल गैस आइडियल गैस हो सकता है क्या, उसकी एक कंडीशन है कि अगर प्रेशर कम रखा जाए और टेम्परेचर अगर ज़्यादा रखा जाए तो रियल गैस का बिहेवियर आइडियल गैस हो सकता है। तो बिहेवियर ऑफ अ रियल गैस can be ideal gas at low pressure and high temperature. लिख लिया? हाँ सर। तो ये पार्ट हो गया हमारे पास में, इसमें क्वेश्चंस हैं। चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट है, चलो ये भी बता देते हैं, फ्री एक्सपेंशन। तो नेक्स्ट हमारे पास में तो फ्री एक्सपेंशन इस एक प्रोसेस है, या अलग ही प्रोसेस है। जो भी प्रोसेसेस हमने पढ़ा है उन प्रोसेस से है, और नई सिस्टम जो है सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है, नई सिस्टम पे वर्क हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है ना। It is that process in which
neither heat energy enters into the system nor it is that process in which neither heat energy enters into the system nor it comes out from the system and in which neither work is done by the system, neither work is done by the system nor work is done on the system. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन. In this process, temperature remains constant. ठीक, तो मतलब ये हुआ कि डेल्टा क्यू बी 0 है, डेल्टा डब्ल्यू बी 0 है, तो डेल्टा यू बी 0 है. तो therefore डेल्टा Q इक्वल टू 0, डेल्टा W इक्वल टू 0, डेल्टा U इक्वल टू 0. ये लिख लो पहले. देख लिया? हाँ सर. जैसे इसका एग्जाम्पल है वो करते हैं. एग्जाम्पल 22. अब जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर और ये फिक्स है और यहाँ एक वॉल लगा रखा है. तो इधर ये गैस है और इधर वैक्यूम है. यहाँ का प्रेशर P नॉट है, वॉल्यूम V नॉट है, टेम्परेचर T नॉट है. हाँ, इधर का वॉल्यूम भी V नॉट है, लेकिन ये कह रहा है कि ये नॉन कंडक्टिंग
वॉल्स है इसकी। ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स है। कह रहा है नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर हैविंग वॉल्यूम 2v0, यानी उधर का है ना हाफ पार्ट में डिवाइड किया है इसको। वॉल्यूम 2v0 is partitioned by a fixed non-conducting wall in two equal parts. Partition is attached with the valve. Right side of the partition is a vacuum and left part is filled with a gas having pressure and temperature P0 and T0 respectively. If valve is opened, find the final pressure and temperature of the two parts. तो आप देखो जैसे इस वॉल्व को ओपन करेंगे तो इधर तो वैक्यूम है, इधर वैक्यूम है, तो गैस को जो वर्क की बात करते हैं दरअसल वो वर्क डन बाय द गैस अगेंस्ट द सराउंडिंग बात करते हैं। तो जब इसको ओपन करोगे वॉल को तो उसके अगेंस्ट तो कुछ है ही नहीं, तो ये क्या होगा, इसमें फ्रीली एक्सपेंशन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन, क्योंकि पूरा नॉन कंडक्टिंग है तो बाहर से तो हीट इसको मिलेगा नहीं, तो बाहर से हीट इसको मिल नहीं रहा है। तो क्या होगा, सब जगह ये गैस का एक्सपेंशन होगा। गैस का एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर सब जगह क्या बना रहेगा, T0, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि DQ इसमें 0 ही है, DW इसमें 0 है, तो DU को 0 होना पड़ेगा, तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, PV इक्वल टू nRT तो वैलिड है, यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो फाइनली प्रेशर क्या हो जाएगा, P, सब जगह P प्रेशर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, P इंटू 2V0 इक्वल टू nRT0 और P0 V0 इक्वल टू nRT0 रख दो यहाँ। nRT0 की वैल्यू क्या है यहाँ, तो P0 V0, तो आप देख रहे हो कि प्रेशर हो गया P0/2, तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो ये पूछ रहा था कि वॉल्व इज ओपन, फाइंड द फाइनल प्रेशर टेम्परेचर ऑफ द टू पार्ट्स। तो टेम्परेचर तो चेंज करेगा नहीं, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया है, एडवांस वाला तो हो गया है। अब इसमें मेंस का पार्ट बचा है, एक तो रेफ्रिजरेटर और एक कार्नोट इंजन। लेकिन कार्नोट इंजन को एडवांस में पूछा जा सकता है क्योंकि वो साइक्लिक प्रोसेस है ना। तो रेफ है ना, तो मैं पढ़ाई देता हूँ अभी, कंप्लीट ही कर देते हैं इस टॉपिक को, ताकि नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा हीट ट्रांसफर। तो जो एनसीईआरटी में है वही पढ़ना है, उसके एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्वेश्चंस भी इसी से आते हैं। तो अगर एनसीईआरटी की बुक है तो उसको ओपन कर लीजिए। यानी 11th में है, 11th के पार्ट 1 में ना, नहीं सॉरी पार्ट 2 में, 11th के पार्ट 2 में दिया है। और ये कौन सा है, चैप्टर नंबर 12 में है भाई, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है, पार्ट 2 में। इसमें दिया एक तो हीट इंजन के बारे में, जिसमें रेफ्रिजरेटर्स हो गया और हीट पंप हो गया, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी, उसके बारे में बात कर लेंगे। कार्नोट इंजन भी है। तो बोर्ड में तो आपके पूछा नहीं जाएगा, इसलिए मैं टू द पॉइंट बात करूंगा इसमें। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, कार्नोट इंजन के बारे में बात कर लेते, फिर आएंगे, है ना। तो कार्नोट इंजन जो है ये एक हाइपोथेटिकल इंजन है, यानी प्रैक्टिकली ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है।
जितने भी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली जो भी इंजन बनाए जाते हैं उनके कंपैरिजन में इसकी एफिशिएंसी हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। चलो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कार्नोट इंजन से। इट इज हाइपोथेटिकल इंजन, यानी ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ये भी कह सकते हो, थ्योरेटिकली इंजन डिजाइन किया गया है ना। तो इसमें क्या होता है, ग्राफ से लेता हूं मैं, है ना। इसमें एफिशिएंसी भी फाइंड करेंगे हम लोग। तो ये P है और ये V है। तो ये A पॉइंट है, यानी आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है इसमें A टू B। फिर B टू C एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। फिर C टू D आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है और D टू A एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। इसका मतलब A और B का टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ T1 होगा, यानी T1 टेम्परेचर पर है, और C टू D का टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ T2 होगा, है कि नहीं, क्योंकि आइसोथर्मल है ना C टू D। तो मैं एक एक करके बात कर लेता हूँ। A टू B क्या है, A टू B है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर B टू C एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर C टू D आइसोथर्मल कंप्रेशन, और D टू A एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो A टू B कौन सा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसका मतलब आप देखोगे यहाँ हम यहाँ Q1 हीट सप्लाई करेंगे, है ना। और आप क्योंकि B टू C D टू A तो DQ 0 ही होगा, और आप यहाँ देखोगे ये Q2 हीट क्या होगी, यहाँ रिजेक्ट हो रही होगी, यानी Q1 माइनस Q2 इसमें वर्क हो रहा होगा। चलते हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे A टू B के लिए। A टू B क्या आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो DU तो इसका 0 ही हो गया, यानी जो Q1 हीट है वो सीधा किसके इक्वल हो गया, DW के। DW कितना हो गया, NRT1 ln VB बाई V है ना, VB बाई V है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो आप देख रहे हो कि VB VA से ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव हीट हो गया। B टू C के लिए बात करते हैं। तो B टू C में आप देख रहे हो कि DQ क्या हो जाएगा, 0। तो कौन सा प्रोसेस है, तो DQ 0 है, तो DU प्लस DW तो एडियाबैटिक है, तो DW क्या मिलेगा अपने को यहाँ, NR क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 डिवाइड बाई माइनस गामा प्लस 1 ना। ये लॉजिक समझ मारा आप, क्योंकि पहले बता चुका हूँ, उसको डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ मैं। लिख लो इसको पहले।
लिख लिया? हाँ सर। मैं बाकी लोगों ने भी लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। अब यहाँ देखो C2D के लिए बात करेंगे। तो C2D में देखो आप, DU तो 0 ही है, इसका मतलब DQ इक्वल टू DW ना, लेकिन यहाँ DW क्या होगा? NRT2 LN VD बाई VC, लेकिन VD बाई VC आप देखो ये तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये Q2 जो है ये हमारे पास में DW है और ये तो नेगेटिव है, यानी एफिशिएंसी जब बात करेंगे एफिशिएंसी की, हम लोग इस हीट एनर्जी के बारे में बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि तो रिजेक्ट सिस्टम क्या कर रहा है, इसको रिजेक्ट कर रहा है। पॉइंट क्लियर है? क्योंकि ये क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ ये नेगेटिव है, यानी ये रिजेक्टेड हीट है इसका मतलब। ठीक, D2A के लिए बात करते हैं। तो अगर आप D2A के लिए बात करोगे तो DQ क्या है, यहाँ 0 है, DQ 0 मतलब DU प्लस DW एडियाबेटिक कंप्रेशन है, यानी WDA है ना, WDA क्या मिलेगा यहाँ, NR T1 माइनस T2 बाई माइनस गामा प्लस 1। क्लियर? अब टोटल, अब देखो क्योंकि A टू B में क्या मिल रहा है, Q1 ये मिल रहा है जो कि पॉजिटिव आ रहा है ना, B2C में 0 है, D2A में भी 0 है, C2D में नेगेटिव आ रहा है। जब एफिशिएंसी की बात करेंगे तो सिर्फ Q1 को लेंगे हम लोग, लेकिन वर्क के लिए टोटल की बात करेंगे। देखो कैसे, तो इनर सर्कल है ना, वर्क डन बाय गैस इनर की बात करेंगे तो कितना होगा, W इक्वल टू WAB WBC WCD प्लस WDA। चलो करते हैं, WAB कितना है, NRT1 LN VB बाई VA प्लस WBC NRT2 माइनस T1 बाई माइनस गामा प्लस 1 प्लस NRT2 LN VD बाई VC प्लस NRT1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस 1, है ना। आप यहाँ देखो ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो रही है, ये वाली है ना, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या चला रहा है, तो W इक्वल टू हो गया NRT1 LN VB बाई VA प्लस NRT2 LN VD बाई VC, ये टोटल वर्क आ गया। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, W बाई Q1 ना, यानी W कितना है यहाँ, NRT1 LN VB बाई VA प्लस NRT2 LN VD बाई VC डिवाइड बाई NRT1 मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर।
आप लोगों ने कहाँ तक लिख लिया था उसमें? सर आप Q1 लिख रहे हाँ, आपने कहाँ तक लिख लिया था उसमें? टोटल वर्क तो लिख लिया था ना? हैं। हाँ सर, एफिशिएंसी एन तक आर, लिखा। एफिशिएंसी चल रहा है। हाँ मैं है ना एफिशिएंसी तक लिख लिया था। चलो एफिशिएंसी की बात करते हैं पहले। तो ईटा इक्वल टू डब्ल्यू बाई Q1, तो डब्ल्यू कितना आ रहा है? एन आर टी वन एल एन वी बी बाई वी ए, बाकी तो कैंसिल आउट हो गया था। तो एन आर टी टू एल एन वी डी बाई वी सी डिवाइड बाई एन आर टी वन एल एन वी बी बाई वी ए, यही है हमारे पास में। यानी ईटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टी टू बाई टी वन एल एन वी डी बाई वी सी डिवाइडेड बाई एल एन वी बी बाई वी ए। क्लियर है? अब ध्यान से देखना है, बी टू सी कौन सा प्रोसेस है? एडियाबेटिक। तो क्या लिखोगे आप? देखो टी, मैं पहले बात कर रहा हूँ बी टू सी के लिए। तो हो जाएगा हमारे पास में टी वी रेस टू गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो क्या लिखोगे आप? टी वन वी बी गामा माइनस वन इक्वल टू टी टू वी सी रेस टू गामा माइनस वन। यानी यहाँ से इक्वेशन मिलेगी अपने को टी वन बाई टी टू इक्वल टू वी सी बाई वी बी, ये गामा माइनस वन है। यानी आप इसको लिख सकते हो वी सी बाई वी बी इक्वल टू टी वन बाई टी टू वन बाई गामा माइनस वन, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ये इक्वेशन नंबर वन है, ये इक्वेशन नंबर टू है, ये लिख लीजिए पहले। लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। अब नेक्स्ट हमारे पास में सी टू डी के लिए देखो। अब आप, नहीं, डी टू ए के लिए, बी टू सी हो गया था ना, डी टू ए के लिए देखो। अब आप ये कंप्रेशन है ना, एडियाबेटिक कंप्रेशन, क्योंकि बी टू सी एडियाबेटिक एक्सपेंशन था। तो इसमें क्या लिखोगे आप? टी डी वी, टी डी मतलब टी टू हो गया ना, टी टू वी डी गाँव माइनस वन, और ये टी वन वी ए गाँव माइनस वन। यानी इसको आप क्या लिख सकते हो? तो ये हो जाएगा हमारे पास में टी वन बाई टी टू, टी वन बाई टी टू इक्वल टू वी डी बाई वी ए, ये हो जाएगा गामा माइनस वन। ओके, तो यहाँ आ गया हमारे पास में वी डी बाई वी ए इक्वल टू टी वन बाई टी टू और ये वन बाई गामा माइनस वन, है ना। इसका मतलब ये किसके इक्वल आ रहा है? देखो आप, ये वी सी बाई वी बी के इक्वल आ रहा है ना। और इस इक्वेशन को देखो, इक्वेशन नंबर वन को, इससे कुछ आपको समझ में आ रहा है? इसको क्या लिख सकता हूँ? ध्यान से देखिएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ
VD बाई VC इक्वल टू VA बाई VB। तो इस इक्वेशन में देखो, अगर नीचे वाली टर्म को आप चेंज करते हो तो माइनस लोगे ना यहाँ, तो ln VA बाई VB माइनस ln VA बाई VB मिलेगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास में ये इक्वेशन 1 क्या आ गई, थीटा इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 आ गई ना। वन माइनस T2 बाई T1, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू क्या हो गई, ये -1 हो गया ना। देखो आप इस इक्वेशन को देखते हुए, भाई क्लियर है पॉइंट? हाँ हाँ सर। सर। यानी इसकी एफिशिएंसी जो है ये हर एक गैस के लिए सेम है, बस टेम्परेचर देखना है आपको। तो ये हाइपोथेटिकल है, यानी ये गैस पे डिपेंड नहीं कर रही इसकी एफिशिएंसी, इसलिए हाइपोथेटिकल इंजन बनाया था कार्नोट ने। यानी थ्योरेटिकली ऐसा उसने बताया कि जो कि फ्यूल पे डिपेंड नहीं कर रहा है वो, उसका एफिशिएंसी केवल टेम्परेचर डिफरेंस, जो भी टेम्परेचर होगा वहाँ, यानी एक सिंक होता है, एक सोर्स होगा, इसके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। बताएंगे अभी और भी आगे, ये लिख लो पहले। लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। अब यहाँ आपको एक चीज और समझाता हूँ मैं आपको इसी जगह पर। अभी हमने देखा कि Q1 क्या था, एक तरह से NR T1 ln VB बाई VA है ना, और Q2 क्या है, NR T2 ln VD बाई VC था ना, इसका मोड। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, NR T2 ln VC बाई VD ना। ये हमारे पास क्या हो गया, Q2 हो गया, है कि नहीं? यही था ना। जो हीट, ये क्या है, Q2 क्या है, हीट रिजेक्ट हो रही थी। हाँ सर। पहला ग्राफ देखो आप जो मैंने वहां बनाया था, है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन की हम बात करेंगे, यानी यहाँ इसका मतलब क्या हो रहा, देखो Q1 बाई Q2 करो आप यहाँ, तो Q1 बाई Q2 अगर आप करते हो तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, T1 बाई T2। इसका भी ध्यान रखना, आगे अपने हीट इंजन में काम आएगा है क्वेश्चन सॉल्व के। तो इनका क्या लिख रहे हैं आप? सॉरी सर, गलती से हो गया था वो। Q1 बाई Q2 इक्वल टू क्या आ रहा है, T1 बाई T2 आ जाएगा। तो ये काम आएगा अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसका ध्यान रखना है आगे। ओके, लिख लो। यानी एफिशिएंसी जो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, है ना, तो वो क्या आ रही है, वो तो कार्नोट इंजन क्या आ रही है, T2 बाई T1। तो ये हो गई एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। लिख लीजिए।
लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। तो यानी एक तरह से ये किस इसका जो सेटअप होता है वो कैसा होता है देखो। यानी ये हीट इंजन है, कारनोट क्या है, हीट इंजन की बात कर रहे हैं हम लोग। कारनोट हीट इंजन है ना? तो कारनोट हीट इंजन है ना? तो ये दरअसल ये हॉट रीजन इसको कहते हैं। इसका टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये Q1 हीट सप्लाई करता है और इसमें ये वर्क करेगा W, और Q2 हीट जो है ये कोल्ड रीजन को दे देता है। और इसका टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस। तो ये Q2 हीट जो दिया है इसने वो अभी हम लोग देख ही चुके हैं। तो यानी Q1 इक्वल टू क्या है यहाँ, W प्लस Q2, यानी W इक्वल टू है Q1 माइनस Q1 माइनस Q2, और इसकी एफिशिएंसी क्या है, W बाई Q1। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Q1 माइनस Q2 बाई Q1, या 1 माइनस Q2 बाई Q1 जो कि ऊपर दिया हुआ है। तो इस पर क्वेश्चंस बनते हैं इस फॉर्मूले पर। तो मैंने आपको बता दिया कि ये रिलेशन भी है यहाँ, है ना? इस रिलेशन को भी ध्यान रखना है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें हीट इंजन का, लिख लीजिए। लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट है हमारे पास में रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, ये कंप्रेसर होता है इसमें, और ये कोल्ड रीजन है ना। तो इसका टेम्परेचर क्या है, T2 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। और ये हॉट रीजन है। तो इसमें इसका टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस है। यानी इस पर क्या करेंगे, लेकिन वर्क करते हैं W, यानी वर्क मतलब कहाँ से, यानी इलेक्ट्रिक, आपने देखा जैसे फ्रीज को ले लो आप, है ना? तो उस पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकली वर्क करते हैं, उसके कंप्रेसर को क्या करते हैं, मोशन में लाते हैं एक तरह से हम लोग। ये क्या करता है, कोल्ड रीजन से यानी फ्रीजर से Q2 हीट एक्सट्रैक्ट करता है, और Q1 ये बाहर की तरफ भेज देता है। तो अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट तो वही है, Q1 इक्वल टू W प्लस Q2। लेकिन ये एफिशिएंसी की बात नहीं की जाती है। तो यहाँ W इक्वल टू क्या हो गया, Q1 माइनस Q2, है ना? तो यहाँ बात की जाती है, लेकिन क्योंकि हमने इतना वर्क किया और हमने किसको निकाला बाहर, Q2 को, तो यहाँ बात की जाती है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, उसको अल्फा से डिनोट करते हैं, और वो होगा क्योंकि Q2 को बाहर निकाला, W वर्क किया, तो Q2 बाई W, यानी Q2 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2। तो इसकी बात की जाएगी।
तो मेंस में इस पे इससे रिलेटेड ही डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये कैलकुलेशन होनी चाहिए और ये फॉर्मूले याद हो तो कैलकुलेशन कर ही लोगे आप। लिख लीजिए इसको। तो इसमें क्या करता है, रेफ्रिजरेटर से Q2 हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमें वर्क करना होता है और उस Q1 को रूम के अंदर भेज देते हैं। तभी क्या होता है, उसके जो फ्रीज होता है उसके बाहर आपने देखा होगा पूरा हीट अप हो चुका होता है वो। तो T1 जो कि रूम का टेम्परेचर है, T2 जो कि फ्रीज के अंदर का टेम्परेचर है। तो इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। उसी तरह नेक्स्ट है हीट पंप। ये लास्ट पार्ट है, नहीं लास्ट पार्ट नहीं है, इसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है ना, वो भी बता देता हूँ मैं आपको क्या है। लिख लिया? सर 1 मिनट। यानी कोल्ड रीजन मतलब ये एक तरह से समझो कि ये फ्रीजर है, और ये हॉट हॉट रीजन मतलब ये रूम है, और यहाँ ये कंप्रेसर होता है। अब आपको क्या लग रहा है कि हीट जो है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर फ्लो कर रही है, और एक्चुअल में ये ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, तभी तो हमें वर्क करना पड़ रहा है। हीट एनर्जी हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो करता है, कि पॉसिबल ही नहीं कि लो से हाई फ्लो कर जाए। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे हीट पंप। तो हीट पंप का कॉन्सेप्ट क्या है तो रेफ्रिजरेटर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। देखो कैसे, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या, वो अभी आपको भी समझ में आ जाएगा। ये कोल्ड रीजन है, सर आप म्यूट हो। ये क्या हमारे पास में सराउंडिंग का टेम्परेचर है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे वर्क कर रहे हैं। तो सराउंडिंग से ये Q2 हीट लेगा, और इसके बाद ये Q1 हीट किसको दे रहा है, दरअसल ये हॉट रीजन है ना, दरअसल ये रूम है। ये क्या है, रूम है। यानी सराउंडिंग मतलब रूम के बाहर का जो टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस है, जो कि T1 से कम होगा, तो यहाँ हमें वर्क करना पड़ रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वापस से Q1 इक्वल टू W प्लस Q2, तो W इक्वल टू Q1 माइनस Q2। अब यहाँ जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, बीटा, क्योंकि Q1 यूज हो रहा है ना हमारे लिए, यहाँ लिखेंगे Q1 बाई W, तो Q1 बाई Q1 माइनस Q2, क्योंकि Q1 यूज में आ रहा है। ठीक, तो सिग्निफिकेंस यहाँ Q1 का है, इसलिए Q1 बाई W लिख लो इसको।
लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। अब इसमें क्या है, एक पॉइंट और है, वो भी लिख ही लेते हैं यहाँ। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इट इज बेस्ड ऑन टू स्टेटमेंट्स। इट इज बेस्ड ऑन टू स्टेटमेंट्स। पहला है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट ये कहता है कि आप सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, यानी होल हीट एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। जैसे हमने देखा हीट पंप में, इसमें हीट इंजन में Q1 हीट सप्लाई किया तो Q2 क्या हो रही है, वहाँ रिजेक्ट हो रही है और W में वर्क में चली गई है। तो होल हीट एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। दूसरा स्टेटमेंट है क्लॉसियस स्टेटमेंट, ठीक है। क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है, ये कहता है कि हीट एनर्जी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर फ्लो करे, वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर ही फ्लो करेगी, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, हीट एनर्जी always flows from higher temperature to lower temperature। अब आप कहेंगे सर अभी फ्रीजर से बाहर तो जा रही थी। दरअसल जो कंप्रेसर है ना, वो कंप्रेसर में ऐसा मैकेनिज्म सेट किया जाता है कि जब उसका वॉल्व ओपन होता है सिलेंडर का, कंप्रेसर के अंदर जो सिलेंडर होता है उसमें उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, फ्रीजर से लो हो जाता है, और फ्रीजर का टेम्परेचर क्या होता है उसके कंपेरिजन में हायर होता है। तो हीट एनर्जी क्या करती है, उस सिलेंडर के अंदर फ्लो कर जाती है। उसके बाद जब वो आउटसाइड उसको जब रिजेक्ट करना होता है तो जो फ्रीजर और सिलेंडर के बीच में जो वॉल्व वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है। उसके बाद में सराउंडिंग यानी रूम और जो सिलेंडर है उसका जो वॉल्व ओपन हो जाता है। तो उसके बाद हीट क्या करता है, हायर टेम्परेचर इसका रूम के टेम्परेचर से भी ज्यादा हो जाता है यहाँ, तो वो हीट को क्या करता है, बाहर फ्लो करा देता है। तो कॉन्सेप्ट यही है, यानी जो कंप्रेसर उसका काम ही यही है, उसके टेम्परेचर को कम करना, फिर टेम्परेचर को इंक्रीज करना, फिर डिक्रीज कराएगा, फिर इंक्रीज कराएगा। तो जब डिक्रीज कराएगा इसका मतलब वो फ्रीजर से हीट अपनी तरफ ले रहा है, और जब इंक्रीज कराएगा तो इसका मतलब उस हीट को वो रूम के बाहर, मतलब रूम के बाहर भेज रहा है एक तरह से, रूम है ना, क्लियर है। यानी रेफ्रिजरेटर से यानी कंप्रेसर से बाहर भेज रहा है, कहने का मतलब ये। बात समझ में आ गई। तो ये आपका, अच्छा एक और पॉइंट रह गया इसमें, एक पॉइंट और रह गया, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। ये लिख लो पहले। इसमें फॉर्मूला है जो याद रखना है आपको।
लिख लिया? हाँ सर। हाँ अभी इसमें एक पॉइंट और लिखवा देता हूं मैं, मीन फ्री पाथ। एवरेज डिस्टेंस between two successive collision। मतलब ये फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 1/√2 डी स्क्वायर एन। यहाँ एन जो है नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, यानी डी तो है डायामीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल और एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो जैसे क्या मतलब हुआ यहाँ बताता हूँ, इसको और मॉडिफाई कर सकता हूँ मैं। हमें मालूम है कि सिंस पी वी इक्वल टू एन डैश आर टी, एन डैश क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है ना। अब एन डैश को क्या लिख सकते हैं हम लोग? एन डैश को क्या लिखते हैं हम लोग भाई? हमारे पास कैपिटल एन इक्वल टू एन डैश इंटू एन ए होता है ना, क्लियर है। तो एन डैश को मैं क्या यानी इसका मतलब यहाँ पी वी इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ यहाँ एन ए बाई एन ए, और आर को क्या लिखूंगा, एन ए के इंटू टी लिखूंगा ना। आर को क्या लिखते हैं, एन ए के लिखते हैं, एन ए से एन ए कैंसिल आउट हो गया, यानी हमारे पास हो गया पी इक्वल टू एन बाई वी के टी। मतलब क्या हुआ, एन बाई वी इक्वल टू क्या है यहाँ, एन ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर इट वॉल्यूम, और वो कितना आ गया, यानी आ गया P बाई के टी। इसका मतलब है ये इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा इक्वल टू ये चला जाएगा के टी बाई √2 डी स्क्वायर पी। जहाँ के पता ही है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, पी प्रेशर है, डी और एन के बारे में मैंने बता दिया। यहाँ एन डैश में यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ले रहा हूँ, है ना, ये ध्यान रखना है, लिख लो इसको। तो अब जाके आपका ये टॉपिक हुआ है कंप्लीट। अब इसमें सिर्फ एक पार्ट रह गया, हीट ट्रांसफर। लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। चलिए फिर, ओके बाय बाय। आप करते रहो, और क्या ये कर रहे किया ना आपने, इसका एक्सरसाइज 1 कर लिया केटीजी इन नहीं थर्मो का? सर। एक्सरसाइज 1 कर लो, इसका डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलिए ठीक है फिर, ओके बाय बाय। टेस्ट में कितना आ रहा है? टेस्ट में जो पढ़ाया वो सारा आ रहा है, और क्या। देखो अभी तो नोट्स जो बनाए हैं ना आपको बात, तो क्या करो, नोट्स सारे रिवाइज कर लो बस, बाकी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत करो, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, ओके बाय बाय।